हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने पूर्व में जो भाग प्रथम था उसके जो 9 पार्ट थे, अंतिम चैप्टर था वैश्वीकरण, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पार्ट है उस बुक का हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, नियोजन विकास की राजनीति, पार्ट नंबर 1। इसके अलावा जो इस बुक में, इस पुस्तक में जो शुरुआती दो चैप्टर हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे। जिनके हमारे पास जो नोट्स हमने बनाए हैं वो अध्याय नंबर 3 से हम शुरुआत करेंगे और पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। अब जो नियोजित का मतलब होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। जैसे मान लो हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम प्लानिंग के साथ या पूर्व में जो हम उद्देश्य निश्चित करते हैं कि हमें इसे किस प्रकार काम में लेना है, उसको हम नियोजित कहते हैं। जैसे हमने पंचवर्षीय योजनाओं के आपने नाम सुने होंगे, तो पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, प्लानिंग बनती है, नियोजन बनता है कि हमें 5 सालों में, पंचवर्षीय योजना कितने साल की होती है, 5 वर्ष की, तो उन 5 वर्ष में हमें शिक्षा पर ध्यान देना है, कृषि पर ध्यान देना है, या उद्योगों पर ध्यान देना, या सड़कों पर ध्यान देना। जो भी हमारा उद्देश्य है उनको हम प्री प्लानिंग करते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उन 5 सालों में जिस विषय को हमने नियोजित किया है, जिस विषय के बारे में हमने प्लानिंग बनाई है, उनको हम क्रियान्वित करते हैं। तो हमारे अध्याय का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, अध्याय नंबर 3, पार्ट नंबर 1। तो इसमें हम भारत सरकार की जो नियोजन यानी नियोजित यानी प्लानिंग, जो पूर्व प्लानिंग होती है उसको हम नियोजित करते हैं। तो हमारे भारत में जो संसाधन उपलब्ध थे तो सरकार ने उसको किस प्रकार उनको नियोजित किया, नियोजन का उद्देश्य क्या था, और नियोजित जो विकास है उससे हमें कितना लाभ हुआ या किन क्षेत्रों में हमें नुकसान हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप नियोजन से तात्पर्य। क्या लिखेंगे, नियोजन से तात्पर्य। नियोजन से तात्पर्य, तात्पर्य मतलब अर्थ या आशय। तो देखो, नियोजन एक क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन एक बौद्धिक, हमारी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से संबंधित बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया जिसमें कार्यों को क्रमबद्ध रूप से, कार्य को क्रमबद्ध रूप से करना, यानी क्रम वाइज, क्रम से उन कार्यों को क्या करना, कार्य से करना, तथा कार्य करने से पहले, तथा कार्य करने से पहले क्या करना, नियोजन करना या प्लान करने से पहले सोचना, तथा करने से पहले सोचना, अर्थात उनका प्री प्लानिंग करना, तथा उद्देश्यों एवं तथ्यों को ध्यान में रखकर क्या करना, काम करना है। ध्यान में रखकर काम करना है। तो देखो, ये तो
नियोजन मतलब प्लानिंग का तात्पर्य हो गया, जिसको हम समझ लेते हैं कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित या मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें कार्यों को क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। जिसका कोई प्लानिंग नहीं है तो हमारे पास कितना संसाधन है, किस प्रकार काम में लेना है, तो उसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पाते। जैसे मतलब हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले हम एक अनुमान लगा लेते हैं, कहने का मतलब कि हमारे पास कितना बैलेंस है, जिस कार्य को हम पूरा करने जा रहे हैं उसके पास उनकी हमारे पास क्या रणनीति है। तो उसमें कार्यों को क्रमबद्ध यानी क्रमवाइज एक के बाद एक रूप से करना, तथा कार्य करने से पहले जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसको करने से पहले सोचना, तथा उद्देश्य हम तथ्यों को ध्यान, इसका जो काम हम करने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, यानी हम तथ्यों को ध्यान में रखकर, तथ्य मतलब आंकड़े को ध्यान में रखकर काम करना क्या कहलाता है, नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में प्लानिंग भी कह सकते हैं। यानी कोई भी काम हम करते हैं उससे पहले कोई हमारी सुव्यवस्थित नियोजित प्लानिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नियोजन करना। तो आगे देखो, ये तो इसका तात्पर्य या अर्थ हो गया। अगले पृष्ठ पे हम देखते हैं नियोजन के प्रमुख तत्व। हेडिंग क्या डालेंगे, नियोजन के प्रमुख तत्व। ये परिभाषा या अर्थ था नियोजन के प्रमुख तत्व। इसमें देखो कौन कौन से तत्व हैं। नंबर 1, उपलब्ध साधनों का सही आकलन, कि हमारे पास जो साधन है, साधन का मतलब स्रोत जिसको हम कह सकते हैं या जिसको हम संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो साधन है मतलब जो संसाधन है, जो स्रोत हैं, उनका सही आकलन करना कि हमारे पास कितना संसाधन उपलब्ध है और उसको हम किस प्रकार काम में ले कि उनको हम अच्छी ढंग से या सुनियोजित ढंग से उसको हम काम में ले सकें या उनका दुरुपयोग न हो। तो सबसे पहले हम प्री प्लानिंग करेंगे, नियोजन करेंगे, तो सबसे पहले साधनों का आकलन करेंगे कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास क्या साधन उपलब्ध है। दूसरा देखो, इन साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना। तीसरा है सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। योग है मुख्य तत्व कि नियोजन में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम जो कार्य करने जा रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास क्या साधन उपलब्ध है या क्या संसाधन, क्या स्रोत हैं जिनको हम पूरा करने जा रहे हैं। दूसरा, इन साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना बनाना कि इस जो साधन हमारे पास उपलब्ध है किस मात्रा में है, तो उससे हम आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना बनाएं कि जिससे हमें आर्थिक लाभ हो। ऐसी प्री प्लानिंग बनाएंगे हम किससे, साधनों का आकलन करने के बाद। इनके बाद में देखो सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। अब हमने आकलन कर लिया, एक योजना बना ली, अब जो साधन है उसका अनुकूलतम हम प्रयोग करें अपने लाभ के लिए। हम उन सीमित संसाधन जो भी हमारे पास है उनमें हम अनुकूलतम प्रयोग करें उसका, यानी अधिक से अधिक लाभ लेने की क्या करें, कोशिश करें। तो ये तो हो गया प्रमुख तत्व। अब देखो नियोजन के उद्देश्य। अगले हेडिंग क्या डालेंगे हम, नियोजन के उद्देश्य। रेड के पेन से भी हेडिंग डालिए आप, नियोजन के उद्देश्य। ये तत्व थे। अब जो हम नियोजन करने जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, नियोजन क्यों कर रहे हैं, कि उद्देश्य का मतलब कि किस काम के लिए हम
नियोजन करें हमारे संसाधनों का। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये किस में आएगा, उद्देश्य में। तो इसमें देखो नियोजन में हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण रोजगार। पहला पॉइंट क्या है, पूर्ण रोजगार। तो इसको रटना नहीं है, समझना है। पूर्ण रोजगार एक लाइन में 2 लिख लें, या आप एक भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। पूर्ण रोजगार कि हम अपने संसाधनों का नियोजित ढंग से प्लानिंग के तहत उनको हम कार्यान्वित करेंगे तो लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो पूर्ण रोजगार। दूसरा गरीबी का उन्मूलन। अब अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी या गरीबी मिटेगी। गरीबी का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, पतन या नष्ट करना। तो अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी दूर होगी। आपने पढ़ा होगा 10वीं में, गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। गरीबी का रोजगार के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो गरीब होगा, इसलिए बेरोजगारी का गरीबी का घनिष्ठ संबंध है। तो अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण रोजगार मिलेगा तो रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो नियोजन का उद्देश्य क्या था, एक तो लोगों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाना, दूसरा है गरीबी का उन्मूलन करना। अगर रोजगार मिलेगा तो गरीबी स्वतः ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, या गरीबी मिट जाएगी या हट जाएगी। तीसरा है सामाजिक समानता की स्थापना करना। तीसरा नियोजन का उद्देश्य क्या था, सामाजिक समानता की स्थापना करना। अब देखो, अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति अधिक पैसे वाला है तो वो पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग, एक मजदूर वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग, 2 हो जाते हैं। तो जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो समाज में 2 भाग हो जाते हैं, पूंजीपति और पूंजी विहीन, यानी शोषक और शोषित 2 वर्ग बन जाते हैं, जिससे उनमें संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तो अगर सभी लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी, तो समाज में जो आपसी जो मतभेद हैं वो दूर हो जाएंगे। तो सामाजिक समानता स्थापित करना। नंबर 4 पे है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य 5वें है उपलब्ध साधनों का, यहाँ लिख लेते हैं इसको, उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग। उपलब्ध मतलब जो हमारे पास मौजूद है, तो उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग। उचित प्रयोग। 6वां है संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब देखो, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना कि समाज में जो भेदभाव है उनको मिटाना। 5 उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग। हमारे पास जो संसाधन है उसका जब शुरू में हमने पढ़ा था, तत्व में सही आकलन करना। तो उन जो हमारे संसाधन है उनका उचित मात्रा में क्या करना, प्रयोग करना। 6वां संतुलित क्षेत्रीय विकास। कई बार हम देखते हैं देश एक होता है, राज्य एक होता है, जिला एक होता है, लेकिन सभी क्षेत्रों का या सभी भूभाग का समान रूप से विकास नहीं होता। हम देखते हैं कि एक स्टेट में कोई ज़िला काफ़ी आगे निकल जाता है, या हम एक ज़िले की बात करें तो उसमें कई तहसील होती है, पंचायत समिति होती है, तो कोई ज़्यादा डेवलप हो जाती है, कोई पिछड़ जाती है। ऐसा आपने देखा होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उससे एक क्षेत्र, एक ही देश में, एक ही राज्य में, एक ही पंचायत समिति में, तो एक क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक कम हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। तो जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वो क्या करेगा, उनके मन में कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो या वो सरकार के खिलाफ क्या करेगा, एक क्रांति आंदोलन कर सकता है, क्योंकि उनका विकास
नहीं हुआ है, वो किसी कारण से, राजनीतिक कारण से या भौगोलिक कारण से और किसी भी कारण से वो पिछड़ सकते हैं। तो सरकार क्या चाहती है कि ऐसे क्षेत्र जो शिक्षा में, चिकित्सा में या और भी किसी सेक्टर में, क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो सबको हम संतुलित मतलब बैलेंस बनाकर चलें। संतुलन का मतलब बैलेंस बनाना, तो सभी को हम साथ लेकर चलें कि ऐसा ना हो कि एक किसी देश का, किसी राज्य का एक क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और एक बिल्कुल ही पिछड़ जाए। तो हम इस प्रकार से लोगों को साथ लेकर चलें कि उनमें संतुलन बना रहे। मतलब सभी बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन उनमें बीच का जो अंतर है उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो मतलब सभी क्षेत्रों को जिनका विकास नहीं हुआ है उनकी तरफ विशेष ध्यान देना, ताकि उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके या संतुलन बनाया जा सके। ये नियोजन का उद्देश्य है कि जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना। राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना। यानी राष्ट्रीय, अगर रोजगार मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आपको पता है प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। प्रति यानी एक, यानी प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो उनकी जो आय है, इनकम है, वो बढ़ेगी। तो देखो ये थे हमारे नियोजन के उद्देश्य क्या थे। पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना, अगर रोजगार उपलब्ध होगा तो गरीबी का उन्मूलन होगा। सामाजिक समानता की स्थापना करना, सामाजिक उद्देश्य, उपलब्ध साधनों का जो उचित प्रयोग करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास यानी सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना है, जो पिछड़े हुए हैं उन पर विशेष ध्यान देना। सातवां है राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। ये नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। आगे देखो राजनीतिक फैसले और विकास। अगले दिन क्या डालेंगे हम, राजनीतिक फैसले, राजनीतिक फैसले और विकास, राजनीतिक फैसले और विकास। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में उड़ीसा राज्य की सरकार ने, अब राजनीतिक मतलब सरकार हो गया तो सरकारी तो फैसले लेगी, तो भारत में उड़ीसा राज्य, जिसको हम ओडिशा कहते हैं, उड़ीसा राज्य की सरकार ने, उड़ीसा राज्य की सरकार ने राज्य में इस्पात की अधिकता को देखते हुए, राज्य ने इस्पात की अधिकता को देखते हुए, तो इस्पात के खनिज है तो उसको देखते हुए इन क्षेत्रों में उद्योग विकसित करने का विचार किया। इन क्षेत्रों में उद्योग विकसित करने का विचार किया। विचार करना मतलब सोचना, विचार किया। तो उड़ीसा है तो उसमें कौन सा खनिज निकलता है, इस्पात। लोहा इस्पात आपने नाम सुना होगा, तो इस्पात है, तो उससे जो लोहा इस्पात है तो इस्पात की अधिकता को देखते हुए, जैसे कोयला है झारखंड में सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में है, जैसे रानीगंज ये कोयला क्षेत्र है, तो उसी प्रकार उड़ीसा राज्य में जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, तो उसमें इस्पात की अधिकता को देखते हुए वहाँ की सरकार ने, किसकी सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये जिन जिलों में ये इस्पात निकलता है विकसित करने के लिए विचार किया। लेकिन आगे लिखेंगे, लेकिन उड़ीसा सरकार के सामने, लेकिन
उड़ीसा सरकार के सामने कई समस्याएं उभर कर सामने आई। कौन सी? जिनमें मुख्यतः नहीं, मुख्य रूप से आदिवासियों के विस्थापन। अब देखो, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे। विस्थापन व पर्यावरण जैसी समस्या प्रमुख थी। वह पर्यावरण जैसी समस्या प्रमुख थी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन एवं उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। आगे देखो, केंद्र सरकार का मानना है, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार का मानना है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो देश में पूंजी निवेश यानी इन्वेस्ट करना, निवेश को बाधा पहुंचेगी। बाधा मतलब रुकावट, बाधा पहुंचेगी। अब देखो, इसको हम समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, राजनीतिक फैसले और विकास। तो राजनीतिक फैसला यहाँ पर उदाहरण दिया उड़ीसा राज्य का, कि भारत में उड़ीसा राज्य की सरकार ने वहाँ पर इस्पात की अधिकता को देखते हुए क्या किया, इस्पात की अधिकता को देखते हुए इन क्षेत्रों में उद्योग विकसित करने का विचार किया कि हमारे पास उपलब्ध संसाधन कौन सा है, इस्पात। तो यहाँ पर हम उद्योग विकसित करते हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार के सामने कई समस्याएं सामने आई। अब क्या सामने आई देखो, जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी जिसको हम बोलते हैं, भील है, मीणा है, ग्रासिया है, भारत में जैसे मुंडा है, संथाल है, कोल है, ये आदिवासी जनजातियां हैं। तो जो जंगलों में मुख्य रूप से रहती हैं, तो जिनमें मुख्यतः आदिवासियों के विस्थापन का मतलब होता है अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। अब विस्थापन मतलब अपने मूल निवास स्थान को छोड़ना। तो अगर हम वहाँ पर सरकार के सामने क्या दिक्कत आई, अगर सरकार वहाँ पर प्लांट लगाती है, उद्योग विकसित करती हैं, तो ये उसको काफ़ी लंबी चौड़ी जगह चाहिए। तो वहाँ पर जो आसपास के जो गांव हैं उनको खाली करवाना पड़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कि आदिवासी हैं, उनको वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा, उनके घर बार उजड़ जाएंगे। दूसरा, पर्यावरण जैसी समस्या, अगर हम उद्योग लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि उद्योगों से कोई पर्यावरण शुद्ध थोड़ी होता है कि वहाँ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, धुआं है, धूल के कण हैं, तो ये सब पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो पर्यावरणविदों को इस बात का भय यानी डर है कि खनन
खनन यानी खनिजों को ज़मीन से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको खनन कहते हैं। खनन व उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा, यानी वहाँ जो धूल के कण है उसके कारण, या आसपास जिसकी मशीनों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और पेड़ पौधों या की संख्या में पेड़ भी काटने पड़ेंगे तो उससे पर्यावरण को नुकसान होगा, और आदिवासियों को क्या होना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा। तो इसमें कोई रखने वाली बात नहीं है। एक दूसरा क्या था, अब देखो आगे कि पर्यावरण को नुकसान होगा, विस्थापित भी होगा, लेकिन हमने प्लानिंग किया है तो लोगों को रोज़गार भी चाहिए। तो हम ये नहीं कि पर्यावरण प्रदूषण के होने के कारण हम उद्योग लगाना ही बंद कर दें। अगर हम बिल्कुल ही बंद कर दें, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। तो हम उसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम विस्थापन के कारण या और पर्यावरण प्रदूषण के कारण हम उद्योग स्थापित करना ही छोड़ देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो केंद्र सरकार का मानना है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। हम जो प्लानिंग के साथ हमारे जो खनिज संसाधन है उनको हम काम में लेने के लिए अपने धन का या पूंजी का निवेश कर रहे हैं, तो अगर हम उसको अनुमति नहीं देंगे उद्योग लगाने की तो हमारे जो पूंजी निवेश को बाधा या रुकावट पहुंचेगी। तो इसमें एक तरह से इसमें उदाहरण देकर समझाया। अब जो राजनीतिक टकराव की बात करते हैं हम, राजनीतिक टकराव, अगली हेडिंग डालेंगे हम राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव, अब जो कोई भी सरकार कोई भी फैसला लेती है, काम करती है, तो उससे अगर थोड़ा सा भी किसी को नुकसान होता है, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय विशेष को या पर्यावरण को, जो विपक्ष होता है तो वो क्या करेगा, उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए उसका विरोध करता है। तो देखो इसमें हम लिखेंगे उड़ीसा जैसे राज्य में, उड़ीसा जैसे राज्य में चल रही, इसमें उदाहरण देखिए उड़ीसा का दिए, बाकी बात में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो विभिन्न राज्यों में कार्यरत है। तो उड़ीसा जैसे राज्यों में चल रही ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। अगर मान लो उड़ीसा जैसे राज्य में जो समस्या सामने आई, कौन सी, विस्थापन की और पर्यावरण प्रदूषण की, तो ऐसे फैसले किसको लेने चाहिए, जनता को। आगे देखो, अथवा यानी इसके अलावा, अथवा कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर होनी चाहिए। अब इसको हम समझ लेते हैं। तो ये एक तो जनता की राय लेनी चाहिए, दूसरा कम से कम जो हम फैसला करने जा रहे, जैसा इस्पात उद्योग में हम निवेश की बात कर रहे थे, वो फैसला था कि विस्थापन होगा, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सामने आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट हमें करना है, उद्योगों में बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो इस विशेषज्ञ मतलब किसी क्षेत्र विशेष में जो विशेषज्ञता रखते हैं
या किसी के सब्जेक्ट के विशेष जो जानकार होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी हमें स्वीकृति लेनी चाहिए या उससे हमें क्या करना चाहिए, उससे राय लेनी चाहिए। इस तरह के आगे लिखेंगे सी में हम इस तरह के फैसलों में तो हम पढ़ रहे थे कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी स्वीकृति की मोहर होनी चाहिए, यानी मतलब उनकी राय हमें लेनी चाहिए। आगे हम पढ़ रहे थे इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक हितों के समूह को दूसरे सामाजिक समूह के तुलना मतलब कंपेयर करना, तुलना में तोला जाता है। आज़ादी के बाद, दूसरी लाइन में लिखेंगे हम, आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद हमारे देश में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनमें सारे फैसले आपस में मतलब एक दूसरे आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या एक विजन से बंधे हुए थे। तो देखो, आज़ादी के बाद हमारे देश में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनमें सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल से, जो भी फैसले थे वो कैसे थे, आर्थिक विकास से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? आर्थिक विकास से जुड़े हुए थे। ऐसे जो प्लान बनाए गए जिससे भारत का आर्थिक विकास हो। तो हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे बॉम्बे प्लान। क्या पढ़ेंगे? बॉम्बे प्लान। प्लान यानी नियोजन। तो ये क्या था, इसमें देखेंगे 1944, इसमें सन याद रखेंगे 1944 में उद्योगपतियों उद्योगों के मालिक से, इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने, नियोजित मतलब प्लानिंग के तहत, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। एक संयुक्त यानी मिला-जुला प्रस्ताव तैयार किया।
जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी किसी भी निवेश को करने से पहले हम जो पूर्व में प्लानिंग करते हैं उसे नियोजन कहते हैं। तो ये इसमें क्या याद रखना है कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। तो 1944 में, कब 1944 में किसने, उद्योगपतियों ने या जो पूंजीपति वर्ग था, जो उद्योग स्थापित कर रखे इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, उन्होंने क्या किया, देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए प्री प्लानिंग अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगले हेडिंग डालेंगे हम विकास से आज से, यानी डेवलपमेंट। विकास से आज से, या विकास का क्या अर्थ है, या विकास हम किसे कह सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था नियोजन, पहले हमने क्या पढ़ा था, नियोजन पढ़ा था, जिसमें एक बौद्धिक प्रक्रिया था, जिसमें किसी कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने से पहले सोचना, उन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही काम किया जाता है। तो वो तो था क्या, नियोजन। अब पढ़ेंगे हम विकास, यानी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। तो विकास का क्या अर्थ है, तो इसमें लिखेंगे हम, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि, आर्थिक मतलब धन या अर्थ, आर्थिक समृद्धि यानी बढ़ोतरी, अर्थ के मामले में बढ़ोतरी। इन जब हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या करना, बढ़ोतरी। तो विकास का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि एवं सामाजिक न्याय दोनों ही है, एवं सामाजिक न्याय दोनों ही है। यानी एक तो आर्थिक समृद्धि और दूसरा सामाजिक न्याय। यानी समाज में जो अर्थ के आधार पर जो दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक या मजदूर वर्ग। इसमें देखो विकास के मामले को, विकास के मामले को व्यवसायी उद्योगपति एवं किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, एवं किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को ही, यानी गवर्नमेंट को ही, सरकार को ही इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। इस मामले में, कौन से मामले में, नियोजन के मामले में, इस मामले में प्रमुख भूमिका मतलब रोल, भूमिका निभानी थी। आगे देखो, आज़ादी के बाद भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। नंबर एक, अब एक को पढ़ लेंगे हम, पूंजीवादी। पूंजीवादी में देखो, पूंजीवादी मॉडल, इस मॉडल को यूरोप महाद्वीप के अधिकतर हिस्सों यानी भागों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने
अमेरिका ने अपनाया था या लागू किया था। दूसरा देखो समाजवादी मॉडल। दूसरा कौन सा? समाजवादी मॉडल। इसमें देखो इस मॉडल को सोवियत संघ ने, जिसको अब रूस कहते हैं, सोवियत संघ ने अपनाया था। तो समाजवादी जो मॉडल था उसको किसने अपनाया था? सोवियत संघ ने इस प्लान को या मॉडल को अपनाया था। आगे लिखेंगे इसमें भारत ने इन दोनों कौन सा? उदारवादी और समाजवादी। तो भारत ने इन दोनों मॉडलों के तत्वों को शामिल करते हुए या अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। तो देखो इसके सामने जो दो मॉडल थे, तो समाजवादी जिसको सोवियत संघ ने अपनाया था, जिसको हम रूस कहते हैं। दूसरा ये कौन सा था? पूंजीवादी मॉडल, जो पूंजीवादी मॉडल था। आवाज़ आओ 15 नंबर में अजी निम चक्कर हो टेस्ट लगा दे बड़ी क्या का 15 नंबर से हाँ खड़ा बेटे तुम तो फिर जो लोग कही जगह बीच में इधर मोड़े ले रहा हूँ बड़ी आग लंबी टाप लगा रहे थे। 15 नंबर भाई खान में डाल रहा हूँ, आवाज आएंगे आप मैंने पंखा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे उदारवादी जो पूंजीवादी मॉडल था। तो उदारवादी, इसको देख लेते हैं हम। उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल था, इसमें उदारवादी लिखना, आपको डबल लिखा गया था यहाँ पर। उदारवादी पूंजीवादी करेंगे, इसको क्या लिखेंगे? उदारवादी पूंजीवादी। इसको करेक्शन कर लेंगे, उदारवादी फिर बाद में पूंजीवादी मॉडल। तो इसको देखो, इस उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, इस मॉडल को यूरोप के अधिकतर देशों ने, यूरोप महाद्वीप के अधिकतर देशों ने इसको, और जो अमेरिका है, वो अमेरिका देश है और यूरोप महाद्वीप है, इन्होंने इनको अपनाया। आगे देखो समाजवादी मॉडल, इस मॉडल को किसने अपनाया? सोवियत संघ ने, जिसको हम रूस कहते हैं। 1991 में इसका विघटन हो गया। अब भारत ने कौन सा अपनाया? देखो, तो भारत ने इन दोनों, कौन सा? समाजवादी मॉडल और जो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है, उन दोनों के स्वरूप को अपनाया, जिसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसको रेखांकित कर लेंगे कि भारत का जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया? तो आप लिखेंगे मिश्रित। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। आगे लिखेंगे हमें गरीबी मिटाने एवं सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम को
मुख्य जिम्मा मतलब जिम्मेवारी, मुख्य जिम्मा सरकार को ही सौंपा। यानी इसकी प्लानिंग कौन बनाएगा? भारत सरकार। तो ये जो मॉडल था अपने भारत का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाया, तो इस मॉडल से क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था उसको हमें सुदृढ़ करना है। तो ये काम किसको सौंपा गया? सरकार को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे योजना आयोग। क्या पढ़ेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे हम योजना आयोग। इसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया गया। ये हमें याद रखना है। तो योजना आयोग, नीति आयोग काम एक ही करता है, लेकिन वर्तमान में इनका नाम बदलकर मोदी सरकार आने के बाद 1 जनवरी 2015 से इनका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो ये नीति आयोग क्या करता है कि भारत में जितने भी संसाधन हैं उनका आकलन करता है और उपलब्ध संसाधनों को नियोजित करता है, और ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। कौन? योजना आयोग। तो योजना आयोग को वर्तमान में क्या कहते हैं? नीति आयोग। तो कोष्टक में आप लिख सकते हैं वर्तमान में, ये न है, वर्तमान में नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया? अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? योजना आयोग के बारे में। तो इसका वर्णन कर रहे हैं हम। तो देखो, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, ये सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको रेखांकित कर लेंगे। 1950 को की गई थी। ये 10वीं में भी था। और एक चीज़ और बता दूं आपको, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। वो जो वर्तमान में नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये जैसे वर्तमान में आपसे पूछे कि नीति आयोग, क्योंकि वर्तमान में अभी इसको योजना आयोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और जो उपाध्यक्ष है वो क्या है? सरकार के द्वारा बनाया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। तो अगली लाइन में लिखेंगे योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। यानी हमेशा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को बनाया गया। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। आगे लिखेंगे 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। इसमें 3 अंशकालीन सदस्य। कितने? 3 अंशकालीन सदस्य। 3 कौन से? नंबर 1 केंद्रीय गृह मंत्री, यानी भारत सरकार का गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। दूसरा केंद्रीय रक्षा मंत्री, यानी डिफेंस मिनिस्टर। और तीसरा केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर। तो केंद्रीय वित्त मंत्री तथा 3 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। योजना आयोग क्या करता है? योजना आयोग एक सलाहकार की भूमिका
योजना आयोग, पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में एक साथ समझ लेंगे। योजना आयोग एक सलाहकार यानी परामर्श देता है, राय देता है, सलाहकार की भूमिका निभाता है, सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावी होती है, इसकी सिफारिशें तभी प्रभावी होती है या लागू होती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी प्रदान करे, जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी प्रदान करे। तो जो योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं, इसकी योजना आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये नीति आयोग के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है हमेशा, और वर्तमान जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में होता है। जैसे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो आपसे पूछें कि वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो आपको पता है कि जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो उसके अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष कौन थे? इसका गठन पहली बार हुआ तो इनके अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? अपने राजस्थान से थे अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के क्या हैं? उपाध्यक्ष। तो इनको भी हम लिखेंगे। और ये क्या करता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है उनका क्रियान्वित करता है। एक होता है NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, वो क्या करती है? योजना आयोग जो योजनाएं बनाता है उसको अंतिम रूप प्रदान करता है, उसको क्रियान्वित करता है। कौन? NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। वो क्या करती है? उसको अंतिम रूप प्रदान करता है, उसको लागू करता है, तभी क्या ये योजनाएं लागू होती है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं इसके, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री है, केंद्रीय रक्षा मंत्री है और केंद्रीय वित्त मंत्री, 3 याद रखेंगे। वो 3 पूर्णकालिक सदस्य होते। ये कौन सी है? सलाहकार। ये सलाहकार योजना आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। एडवाइज़र जिसको हम कह सकते हैं, सलाहकारी संस्था इसको हम कह सकते हैं। और इनकी सिफारिशें तभी लागू होती है जब मंत्रिमंडल इन्हें मंजूरी प्रदान करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी जो योजना आयोग के अगले चैप्टर में कार्य है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।